एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। और आज बच्चों हम जिस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट क्लास में हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ना चालू करा था और सर्व शिक्षा अभियान तक जो टॉपिक है हमने कंप्लीट करा था और देखा था कि कैसे जो हमारे देश में एजुकेशन को लेकर मतलब किस लेवल पे पैसा खर्चा जा रहा है, किस लेवल पे नेशनल इनकम का हिस्सा जो है एक तरीके से उसके टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करा जा रहा है, कितना हम लोग मतलब एजुकेशन के अंदर अचीव कर पा रहे हैं, कितने स्कूल्स खोल पा रहे हैं, एम क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का देश में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सर्व शिक्षा अभियान जो कि एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है उसकी भी बात करी थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मिड डे मील स्कीम की और उसी के साथ हेल्थ के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज द मिड डे मील स्कीम। यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है इस प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होती है कि जो बच्चा है वो स्कूल में चाहे दाखिला ले लेगा लेकिन रेगुलरली स्कूल नहीं जाता है, साथ ही में 1-2 साल स्कूल कंटिन्यू करके वो एक तरीके से हट जाता है, स्कूल से निकल जाता है। तो ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखे जाते हैं स्कूलिंग में। हो सकता है कि उसको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या फिर काम करना है, पढ़ना नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो काफ़ी डिसइंटरेस्टेड है, या फिर हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। मतलब देयर कुड बी अ वेराइटी ऑफ रीजंस। लेकिन हमें तो यार इन रीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चाहिए कि बच्चा जो है वो रिटेन होकर रहे, कि अगर वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो वो पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ही स्कूल से निकले, ये नहीं कि बीच में 1-2 क्लास पढ़ के निकल गया। तो यहाँ पर हमें उसके रिटेंशन को प्रमोट करने के लिए हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिसको मिड डे मील स्कीम बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को ना खाना प्रोवाइड करा जाता है स्कूल में, ठीक है। तो जैसे लंच प्रोवाइड करा गया स्कूल में। अब यार देखो, इससे क्या होता है कि जो बच्चा है, एक तो चलो ठीक है उसको वैसे स्कूल आने का मन नहीं है, बट एटलीस्ट वो खाने का सोचकर कि मेरे को एक खाना अच्छा मिलेगा, तो वो सोचकर वो बच्चा स्कूल आएगा। साथ ही में आपको पता है कि जो गरीब घर के लोग होते हैं उनके पास मतलब उतने फैसिलिटीज़ नहीं होती खाना खाने की, है ना, उतने टाइम का खाना अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट उनको एक वो अवसर मिल रहा है कि हमें एटलीस्ट चलो स्कूल जाएंगे तो खाना तो मिल ही रहा है। तो एक तो वो चीज़ हो गई रिटेंशन को प्रमोट करने की। और उसी के साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि जो खाना है, क्योंकि वो सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो एक काफ़ी बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस है, न्यूट्रिशनल लेवल है, वो भी इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स पर फोकस करा गया है स्कीम के थ्रू। रिटेंशन को भी इम्प्रूव करना है, मतलब एजुकेशन पे भी फोकस है, और साथ ही में हेल्थ पर भी फोकस है कि एक बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करके बच्चे को जो है और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाना है, ठीक है। तो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। Along with it, bridge courses, back to school camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education. तो जो बेसिक लेवल की हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए यहाँ पर ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल कैंप्स को इंट्रोड्यूस करा गया है। ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल कैंप्स होते हैं कि आप एक तरीके से बच्चे को वापस स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हो। कोई अगर ड्रॉप आउट होकर निकल गया है तो उसको वापस स्कूल में लाने के लिए, और अगर उसकी थोड़ी एजुकेशन ऐसे बीच में मिसिंग रह गई है तो वो प्रोवाइड करके ब्रिज कोर्स वगैरह लगवाकर उसको वापस, जैसे एक बच्चा 2nd तक पढ़ा, ठीक है, फिर 5th 6 मतलब फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया एज में और अब वो 3rd 4th नहीं पढ़ा, तो फिर ब्रिज कोर्स करवा के उसको सीधा मतलब 5th में डलवा दो या 6th में डलवा दो। तो वैसा ब्रिज कोर्स, बैक टू स्कूल कैंप बच्चों को वापस जो है स्कूलिंग में लाने के लिए, उनको वापस स्कूल भेजने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक लेवल एजुकेशन है वो तो चाहिए ही ना यार। उसके बाद 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years. अब यार ऐसा नहीं है कि सारा फोकस सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद अगर आपको एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है या कुछ आगे बढ़ना है तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन भी चाहिए, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई तो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी लेवल पे ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि जो 12th प्लान है उसके थ्रू ये बोला गया था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब है कि इतने लोग एनरोल करवा रहे हैं, अपने आप को दाखिला दिलवा रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, वो हमें इंक्रीज करना है 18 से 23 साल की पॉपुलेशन में, जो कि सेकेंडरी लेवल पे पॉपुलेशन होती है, वहां पर उनका जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको इंक्रीज करने की बात करी गई है। मतलब और दाखिला लोगों को दिलवाना है और सेकेंडरी एजुकेशन लोग जो हैं हासिल कर सके। इट फोकसेज ऑन द स्ट्रैटेजी, फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, quality, adoption of state-specific curriculum, modification, vocationalization and networking on the use of
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन दिलवानी है, उसी के साथ साथ देखो स्ट्रैटेजी ये भी फोकस करती है कि एक्सेस बढ़ सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनकी पहुंच आ सके सेकेंडरी लेवल एजुकेशन तक। दूसरी चीज है जो क्वालिटी है सेकेंडरी एजुकेशन की, उसको और बेहतर बनाना है। स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, मतलब हर स्टेट के हिसाब से जो करिकुलम है जो पढ़ाया जाता है उसको मॉडिफाई करा जा सके। और वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन का मतलब है कि एजुकेशन के साथ साथ जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जानी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, कुछ स्किल्स वगैरह सिखानी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट रेडी बन सको। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो रही है। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर और क्या बोला गया है। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यार अब यहाँ पर फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है। आपने सुना होगा ओपन स्कूलिंग के बारे में। तो ओपन स्कूल्स क्या होते हैं कि जहां पर बच्चा डेली क्लासरूम अटेंड नहीं करता, मतलब डेली स्कूल नहीं जाता है, बट उसके पास सारा वही सब तामझाम आ जाता है, किताबें वगैरह, और उसको पढ़ना होता है और सीधा एग्जाम देने के लिए स्कूल जाना होता है। तो दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ एजुकेशन, ओपन स्कूलिंग या डिस्टेंस एजुकेशन में, कि आपको रेगुलर बेसिस पे स्कूल नहीं जाना है, बट पढ़ाई आपको वही करनी है जो स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, आपको भी वही पढ़ाई करनी है और सिर्फ एग्जाम देने जाना है। सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, टाइम सेविंग होता है। अगर उसके साथ आपको कुछ और चीज भी परस्यू करनी है, सो यू कैन परस्यू दैट एज वेल एंड यू कैन स्टडी अलोंग साइड। कुछ लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं, अगर उनको आगे पढ़ाई करनी है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम, जहां पर वो लोग काम भी कर लेते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एग्जाम देने जाना है। ठीक है, over the past 50 years, पिछले 50 सालों में there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas। तो पिछले 50 साल में बहुत से अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस भी खुले हैं जहां पे हायर लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है अलग अलग एरियाज में। आगे देखिए बच्चों, अब जो है एजुकेशन के बाद हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स हेल्थ। और हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सभी को बात पता है। यार देखो, अगर एक इंसान हेल्दी नहीं होगा, कोई भी इंसान की मैं बात करूं, चाहे वो बच्चा हो, अगर एक बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं होगा तो वो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाएगा। आप लोग लेते हो ना, जब फीवर होता है तो स्कूल नहीं जा पाते। अगर कोई बच्चा बीमार ही पड़ा रहेगा, बीमार होने से क्या है कि आपके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं है, यू आर वेरी वेरी लेजी व्हेन यू आर इल, व्हेन यू आर सिक। सो लेजी इंसान क्या है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो घर पे सोया पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ना स्कूल जा पाएगा, ना एजुकेशन हासिल कर पाएगा। और अगर हम एक बड़े बच्चे की भी बात करें तो वहां पर भी सेम ही चीज है। अगर बड़ा बच्चा क्या, बड़े एक इंसान की भी बात कर लो जो कि नौकरी करता है, अगर वो भी हेल्थ वाइज ठीक नहीं होगा, बीमार पड़ा रहेगा, तो फिर किसी भी ऑफिस को भी ऐसे एक इंसान की जरूरत नहीं होगी कि भाई ये तो सिक लीव लेके बैठा रहता है या काम ही नहीं करता है या बहुत लेजी है। ठीक है, तो वहां पर हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जब एक इंसान हेल्दी होता है तभी वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो उसको यूज कर सकता है। अगर आप हेल्दी ही नहीं हो, अगर आप बीमार ही पड़े रहोगे तो आप कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल से काम कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे हेल्थ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ सिग्निफिकेंट रोल। फर्म हैज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो यार देखो, कोई भी फर्म है, कोई भी अगर कोई आपको नौकरी दे रहा है या कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी वर्क प्लेस है, तो उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो तभी कमा पाएंगे जब उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो हेल्दी होंगे, जो कि काम करेंगे अपने पूरे पोटेंशियल से। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो हेल्थ होती है ना, जो एक इंसान का स्वास्थ्य होता है, उसी से ही वो इंसान अपने पोटेंशियल को रियलाइज करता है, और अगर कोई इलनेस आ भी जाए तो उसको रेडिली फाइट भी कर सकता है, बीमारियों से भी फटाफट से लड़ सकता है, और अपना पूरा पोटेंशियल जो है उसका इस्तेमाल करके काम कर सकता है या पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी। He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization। अगर वो बीमार ही पड़ा रहा है इंसान, तो वो पूरे पोटेंशियल को यूज करके कभी भी काम नहीं कर पाएगा। और अगर कोई इंसान पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर पाएगा तो फिर जहां पर वो काम कर रहा है वो इंडस्ट्री भी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी अपना प्रॉफिट। या फिर अगर वो बच्चा है जो कि बीमार पड़ा रहता है तो वो कभी भी पूरे पोटेंशियल से पढ़ नहीं पाएगा और कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। आगे आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हेल्थ स्टेटस में जो इंप्रूवमेंट है, इट इज ऑब्वियसली अ प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्रायोरिटी है देश की, सरकार की प्रायोरिटी है। सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादातर जो लोग हैं देश के अंदर वो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक रहें, क्योंकि अगर वो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक रहेंगे तभी जाकर ही हम लोग एज अ नेशन भी ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
Our national policy aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, तो accessibility, family welfare, nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. तो यार यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो हमारे देश की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, उसका भी यही उद्देश्य है कि सभी लोग जो हैं वो हेल्थ केयर तक पहुंच सके, मतलब सभी को अस्पतालों का जो एक्सेस है, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज का जो एक्सेस है वो होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि फैमिली वेलफेयर पे फोकस है, साथ ही में न्यूट्रिशनल सर्विसेज, और स्पेशल फोकस है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का अपॉन दी अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। तो जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं या जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत मार्जिनलाइज्ड है, निचला तबका जो है समाज का, उन पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वही लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और वो लोग कभी हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाते उतने बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे वही काम आता है सरकार का कि सरकार ऐसे लोगों तक हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करे और ये जो लोग हैं पहुंच सकें, हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सकें और एक अच्छे तरीके से अपना इलाज करवा सके और ठीक हो सके। सो पिछले 5 डेकेड्स में, यानी कि पिछले 50 सालों में, इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हैज डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया ने पिछले 50 सालों में बहुत वृद्धि दिखाई है, बहुत ग्रोथ दिखाई है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, हर चीज़, स्टाफ वगैरह हर चीज़ में, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही में measures have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 in 2014। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है इन मेजर्स से, तो उससे पता चलता है कि हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द हेल्थ कंडीशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। जितना ज्यादा होगा, जितना बेहतर होगा, उसका मतलब उतनी ही बेहतर हेल्थ कंडीशंस है। तो 2014 में इंक्रीज होकर इतनी पहुंची थी, अभी इससे ज्यादा है। तो आप लोग चेक कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट प्रेजेंट इंडिया में है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये भी कम हो गया है, 2016 में 34 हो गया और 1951 में 147 था। सभी को पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो 1 साल की उम्र से पहले, पहुंचने से पहले अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो दैट इज द मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर्स एज अ प्रोपोर्शन टू 1000 चिल्ड्रन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली वो डेथ रेट कम होगा तभी जाकर हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, ये पता चलेगा। क्रूड बर्थ रेट्स भी ड्रॉप हुए हैं, डेथ रेट्स भी ड्रॉप हुए हैं, एंड अच्छी चीज है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो ऑब्वियसली किसी भी देश के प्रोग्रेस को देखने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना और चाइल्ड केयर का और ज्यादा बेहतर होना बहुत यूजफुल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी देश के लिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा जो हेल्थ है, यस, इट इज कंप्लीटेड। नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और कैसे वो अफेक्ट करती है उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।